हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 33 प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 436 से सेक्शन 442 तक के बारे में आज बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जमानत कौन कैसे कौन सी कोर्ट देगा, उसके लिए श्योरिटीज क्या होंगी, क्या श्योरिटी लगाई जाएंगी, कितने की श्योरिटी होंगी, कोई व्यक्ति कितने दिन जेल में रह सकता है, इन सारी बातों का डिस्कस इस चैप्टर में किया गया है। इसलिए चैप्टर 33 बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से इसका जो सेक्शन 436 इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, किन मामलों में जमानत ली जाएगी। ऐसे मामले कौन से मामले हैं जिनमें जमानत ली जाएगी, ये सेक्शन 436 में बात कही गई। इसमें कहा गया व्हेन एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in the custody of such officer or as any stage of the proceeding, therefore such court to give bail, such person shall be released on bail। इसमें कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जो नॉन बेलेबल धाराओं में अरेस्ट किया गया बिना वारंट के, नॉन बेलेबल धाराओं में, नॉन बेलेबल धाराओं को छोड़कर, जो नॉन बेलेबल धाराएं हैं उन्हें छोड़ करके अगर बिना वारंट के कोई भी पर्सन अरेस्ट किया जाता है किसी के थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा, अगर गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या उन धाराओं में न्यायालय के समक्ष वह व्यक्ति लाया जाता है, तब अगर कोर्ट ये समझता है कि ये नॉन बेलेबल धाराएं नहीं है, मतलब नॉन बेलेबल धाराओं में नहीं है, बेलेबल धाराओं में है, तो ऐसे प्रकरण में जमानत देने के लिए अभियुक्त तैयार है, तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। मतलब कहने का कि बेलेबल धाराओं में अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, तब उसे कोर्ट में लाया जाता है, या बेलेबल धाराओं में कोई व्यक्ति कोर्ट के समक्ष स्वयं उपस्थित होता है और वह अपनी जमानत देने के लिए तैयार है, तब ऐसे पर्सन को जमानत लेने के उपरांत कोर्ट उसे रिहा कर देगी जमानत धाराओं में। इस बात के लिए 436 बना हुआ है। अब सेक्शन 436 ए की बात करते हैं। मैक्सिमम पीरियड for which an under trial prisoner can be detained, जो जेल में निरुद्ध है अभियुक्त और उसका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के लिए उसकी फाइल चल रही है, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक जेल में निरुद्ध किया जा सकता है, उसके बारे में इसमें प्रावधान दिया गया। इसमें कहा गया detention for a period extending up to 1/2 of the maximum period of imprisonment sufficient specified for that offense under the law। इस लॉ के तहत, इस एक्ट में या आईपीसी के एक्ट में उन धाराओं में जो सजा मैक्सिमम निर्धारित की गई है, जो सजा मैक्सिमम निर्धारित की गई है, उस सजा के हाफ, उस सजा के जो मैक्सिमम सजा निर्धारित की गई है, उस सजा के आधे पर यदि वह जेल में निरुद्ध है
तो उसे पर्सनल बांड कर, हिज पर्सनल बांड विद और विदाउट श्योरिटी, उसके पर्सनल बांड पर, श्योरिटी पर या बिना श्योरिटी के उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसमें सेक्शन 436 ए में बात करी गई। अब बात सेक्शन आती है 437 में, व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अभी सेक्शन 436 में बेलेबल ऑफेंस की बात करी गई जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब बात आती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसे 437 में लेते हैं। व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ or suspected of the commission of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by any officer in charge of a police station or appears or is brought before a court other than the High Court or Court of Session, he may be released on bail। अगर वह व्यक्ति जो नॉन बेलेबल धाराओं में पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया बिना वारंट के, या वह व्यक्ति जो कोर्ट में उपस्थित हो रहा है बेल कराने के लिए, तो इन चीजों को देख करके इन्होंने कहा कि उसे कोर्ट, जो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट नहीं है, मतलब मजिस्ट्रेट के समक्ष है, प्रस्तुत किया जा रहा है, उपस्थित हो रहा है या लाया जा रहा है नॉन बेलेबल धाराओं वाले व्यक्ति, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। लेकिन क्या कहा, पहली सब क्लास 1 में कहा कि सच पर्सन बेल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। उसमें देखा जाएगा कि वह व्यक्ति, जो व्यक्ति कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा, उसका अपराध आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के कारावास से दंडनीय धाराओं में तो नहीं है। अगर इस प्रकार की धाराओं में है और वह संदिग्ध है तो उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उचित उसके आधार प्रतीत नहीं होते हैं। अब बात सेकंड, सब क्लास सेकंड में कहा कि सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज, ऐसा व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा कब तक, सो रिलीज्ड इफ सच ऑफेंस इज ए कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एंड he had been previously convicted of any offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 7 years or more, or he had been previously convicted on 2 or more occasions of। अब इसमें कहा गया कि अगर वह व्यक्ति पूर्व में ही मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 7 ईयर से ज्यादा के धाराओं में सजा उसको सुनाई जा चुकी है और वह व्यक्ति संदिग्ध है, मतलब 3 वर्ष से अधिक के लिए और 7 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से वह पहले ही सजा उसको मिल चुकी है और दोष सिद्ध किया जा चुका है और उसको कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है छोड़ने के, तो ऐसा व्यक्ति भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब इसमें यह भी कहा है कि इसमें प्रोवाइडेड किया गया, परंतु रिलीज्ड ऑन बेल इफ सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 16 years और इज ए वोमन और इज सिक इन फर्म। इनमें यह भी कहा कि लेकिन अगर वह व्यक्ति 16 वर्ष, अंडर द एज ऑफ 16 years, अगर 16 वर्ष से कम है या महिला है, बीमार है, अगर या उसके अंग शिथिलांग हैं, ऐसी कोई कंडीशन है तो उसे बेल पर छोड़ा जा सकता है। अब ये भी कहा बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज जस्ट नॉट एंड प्रॉपर सो डू फॉर एनी अदर स्पेशल रीजन। अगर उसमें कोई और भी मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि नहीं,
इसमें से ये जो इस पर आरोप है वो आरोप अभी साबित नहीं होते हैं, या इसे कोई ऐसा ग्राउंड मिल जाता है उसको जिस पर लगता है कि नहीं इसे बेल पर रिहा किया जा सकता है, तब वह छोड़ सकता है। आइडेंटिफाई विटनेसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट बी सफिशिएंट ग्राउंड। अब उसमें कहा कि जो ग्राउंड है, कई इसमें ग्राउंड दिए गए, सारे ग्राउंड डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ग्राउंड है। इसमें कहा कि अगर कोई जो है फ्री विटनेस, स्वतंत्र गवाह नहीं है, तो ये ऐसा कोई बांड नहीं हो सकता है कि उसको स्वतंत्र गवाह नहीं है तो भी छोड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि नॉन बेलेबल में, जो नॉन बेलेबल धाराओं में पुलिस अगर अरेस्ट करके लाती है किसी पर्सन को, या वो स्वयं अपीयर होता है, तो उसे जो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट नहीं है, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो वह उसे जेल पर तब तक रिहा नहीं करेगा जब तक कि उस पर सफिशिएंट ग्राउंड उसके नहीं मिल जाते, या 16 साल से कम है, या वो महिला है, या शिथिल उसके अंग है, या वो ऐसा बीमार है जिसे उसे छोड़ा जाना का आधार पर्याप्त है। अब बात आती है सेक्शन 37A। अब सेक्शन 37A में कहा गया बेल to require accused to appear before next appellate court, appear before the higher court as and when such court issues notice in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective court, and such bail bond shall be in force for 6th month। अब इसमें बात कही गई कि सेक्शन 37A में कि अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत, अगर उसको जमानत पर लिया जा रहा है तो उसको बेल बॉन्ड 6 मंथ्स के लिए, 6 माह के लिए उसको प्रवृत्त रहेंगे, जब तक कि उसे अपील में जाने के लिए बात करी जा रही है सेक्शन 437A में। अब सेक्शन 438 में कहा गया है कि डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रिहेंडिंग अरेस्ट। अब सेक्शन 438 में कहा गया कि पूर्व जमानत की गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निर्देश 438 में दिया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति समझता है कि उसे निर्दोष फंसाया गया है, वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष पूर्व में ही अपनी जमानत कराने के लिए अर्जी दे सकता है सेक्शन 438 में। इसमें कहा गया where any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a non-bailable offense, he may apply to High Court or the Court of Session for a direction under this section that in the event of such arrest he shall be released on bail। उसमें कहा गया कि अगर वह व्यक्ति जिसे नॉन बेलेबल धाराओं में वह FIR उसके खिलाफ में लिख दी गई, वह सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में सेक्शन 438 के तहत अपनी पूर्व बेल के लिए वह प्रार्थना पत्र दे सकता है, और देने के बाद में वह कोर्ट अगर उचित समझती है तो उसे जमानत पूर्व की ही दे सकती है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? फर्स्ट, द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एक्विजिशन। अभियोग की प्रकृति और गंभीरता को देखना पड़ेगा कि वो उसका गंभीरता क्या है, और इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि आवेदक के पूर्वव्रत, जिसमें ये तथ्य है कि इसने संज्ञेय अपराध के बाबत न्यायालय में दोष सिद्ध पहले से तो नहीं किया जा चुका था। अगर पहले से दोष सिद्ध किया गया है तो फिर उसे पूर्व जमानत देने का कोई आधार नहीं है। न्याय से भागने की अगर वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसा सेशन कोर्ट को या ऑनरेबल हाई कोर्ट को प्रतीत होता है कि वो नहीं भागने की प्रकृति से वो पूर्व में जमानत ले रहा है, तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इधर रिजेक्ट द बेल द एप्लीकेशन फॉर विथ और इश्यू एन इंटरिम ऑर्डर फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। अगर उसको आधार मिल जाते हैं तो वो एंटीसिपेटरी बेल
सेक्शन 438 में ग्रांट कर सकता है, और अगर उसके आधार नहीं मिलते हैं तो वह सेक्शन 438 में उसके आधार को खारिज भी कर सकता है। अब उसके आधार, बहुत सारे आधार हैं कि किन आधारों पर उसको जमानत पूर्व में दे दी जाएगी और किन में नहीं दी जाएगी। अब सेक्शन 439 में आ जाते हैं। सेक्शन 439 स्पेशल पावर दिए गए हैं कोर्ट ऑफ सेशन को और हाई कोर्ट को बेल के लिए। स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल, बेल के लिए स्पेशल पावर दिए गए सेक्शन 439 में। तो अभी इसमें सेक्शन बेलेबल में पढ़ा 436 में, नॉन बेलेबल पढ़ा 437 में, और पूर्व में ही जमानत मिल जाए 438 में। अब जब इन दोनों में जब जमानत नहीं मिलती है 437 में, तो हम स्पेशल पावर मिल जाते हैं किसके, 439 में, कि हमें हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में जा करके उसकी जमानत करे। इसमें कहा गया, इसका सब क्लास 1 कहता है that any person accused of an offense and in custody be released on bail, and if the offense is of the nature specified in subsection 3 of section 437 may impose any condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that subsection। अब सेक्शन 437 में अभी हमने नॉन बेलेबल की बात करी थी, जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होता है, तो उसके सब सेक्शन 3 में जो कंडीशंस लिखी हैं सेक्शन 437 में, उनके तहत अगर देखा जाए कि अगर वो आवश्यक समझे और उन पर जो धाराएं अधिरूपित की गई हैं और उसके ग्राउंड मिलते हैं कि नहीं, उसमें से ऐसा नहीं है, तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उसे जमानत पर रिहा कर सकता है। इसका सब क्लास बी कहता है दैट एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल बी सेट असाइड और मॉडिफाइड। जब कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट उस पर कोई ऐसा अधिरूपित कोई शर्त रखता है, तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी शर्त को निरस्त कर सकता है, अपास्त कर सकता है और उसे बेल पर रिहा कर सकता है। अब इसमें ग्राउंड बहुत सारे होते हैं बेल के, कि FIR डिले लिखाई गई और उसके झूठी लिखाई गई, स्वतंत्र गवाह नहीं है, झूठ नहीं है, वृद्ध है, बहुत सारे इसमें ग्राउंड आते हैं। उन सारे ग्राउंड को लिखते हुए अगर हम सेक्शन 439 में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में नॉन बेलेबल जो धाराएं हैं उन धाराओं में एक्यूज्ड की बेल डालते हैं, तो अगर उन्हें ग्राउंड सफिशिएंट मिल जाते हैं तो उसे वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जमानत पर रिहा कर सकता है। अब सेक्शन बात आती है सेक्शन 440 की, अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयरऑफ। जो बॉन्ड का अमाउंट होगा, द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द circumstances of the case and shall not be exclusive। अब इसमें कहा गया कि अगर उसमें से जो सफिशिएंट ग्राउंड, जो बहुत अधिक ना हो, ऐसा उसकी श्योरिटी को कोर्ट उसमें से बॉन्ड को लेगी, निष्पादित कराएगी। लेकिन ये भी कहा कि अगर उसको प्रतीत होता है कि नहीं श्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो सब क्लास 2 में दिया गया, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट द बेल रिक्वायर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बी रिड्यूस्ड। जो पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के द्वारा जो बेल के लिए बेल बॉन्ड के लिए जो अमाउंट रखा गया, उसमें सेक्शन 440 के सब क्लास 2 में दिया गया कि ये हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उसके अमाउंट को कम भी कर सकती है। तो अब इस सेक्शन 440 में बात आ गई। अब सेक्शन 441 की बात करें, बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज। बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड और श्योरिटी क्या होंगे? बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल और रिलीज्ड ऑन हिज ओन बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर सच सम of money as the police officer or court as the case may be thinks sufficient shall be executed by such person। अगर वह व्यक्ति जो जमानत के लिए जिसको जितना
अमाउंट के लिए श्योरिटी या पर्सनल बॉन्ड रखा गया है, जब वह व्यक्ति उस श्योरिटी को या पर्सनल बॉन्ड को उतने अमाउंट की लगा देगा कोर्ट के समक्ष, तब कोर्ट उसको क्या करेगा, एंड व्हेन ही इज रिलीज्ड ऑन बेल, उसको तत्काल बेल पर रिहा कर देगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति जेल में है, बाय वन और मोर सफिशिएंट श्योरिटीज कंडीशन दैट सच पर्सन शैल अटेंड at the time and place mentioned in the bond and shall continue so to attend until otherwise direct by the police officer or court as the case may be। अब इसमें कहा गया कि अगर कोई भी कोर्ट जैसा आदेश देता है कि वो बॉन्ड में उन सारी कंडीशन को डिक्लेयर करेगा, और डिक्लेयर करने के बाद में जब भी श्योरिटीज और पर्सनल बॉन्ड कोर्ट के समक्ष जो उस व्यक्ति को निर्देश दिए गए वो जैसे भर करके देगा, वैसे ही कोर्ट उसे रिलीज कर देगी। सेक्शन 441 में बात कही गई कि अभियुक्त को बॉन्ड भरने, पर्सनल बॉन्ड भरने पर तुरंत उसे रिहा कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 441 ए में बात आती है, इसमें कहा गया डिक्लेरेशन बाय श्योरिटी। जो श्योरिटी है उसमें डिक्लेयर क्या किया जाएगा, श्योरिटी में डिक्लेरेशन। एवरी पर्सन स्टैंडिंग श्योरिटी to an accused person for his released on bail shall make a declaration before the court as to number of person to whom he had stood surety, including the accused, given therein all the relevant particulars। जो उसके जो जितने भी रिलेवेंट जो विशिष्टतियां होती है, जो भी रिलेवेंट ग्राउंड्स हैं, जो भी चीजें उसमें दी गई कि कितने अमाउंट का वो भर रहा है, उसके पास किस चीज से श्योरिटी ले रहा है, वो कोर्ट में अभियुक्त उपस्थित होता रहेगा या उसका एड्रेस करेक्ट है, ये सारी बातों का डिक्लेरेशन उस श्योरिटी बॉन्ड में उसको करना होता है। ये सेक्शन 441 में बात करी गई। अब सेक्शन 442 में कहा गया डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। अब डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, अभी बॉन्ड भर दिए गए, बॉन्ड भरने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष ला दिए गए। अब उसके बाद में सेक्शन 441 में क्या किया गया, उसने डिक्लेरेशन कर दिया। डिक्लेरेशन के बाद में अब बात आती सेक्शन 442 के डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, उसे कस्टडी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एज सुन एज द बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जैसे ही ये बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया, किसमें, सेक्शन 440 में, द पर्सन for whose appearance it has been executed shall be released, and when he is in jail the court admitting him to bail shall issue an order of release to the officer in charge of the jail, and such officer on receipt of the order shall release him। इसमें कहा गया कि अगर जैसे ही बॉन्ड एग्जीक्यूट हो गए सेक्शन 440 में और 441 में डिक्लेरेशन उस बॉन्ड पर उसने जो श्योरिटी ले रहा उसने कर दिया, एक्यूज्ड कर दिया है, तब फिर क्या होगा, सेक्शन 442 के तहत उसे तुरंत अगर मजिस्ट्रेट की कस्टडी में तो रिहा कर दिया जाएगा। अगर वह जेल में है तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट और ऑर्डर बना करके उसे जेलर को भेजेगा, और जेलर आदेश को पाते ही उसे जेल से रिहा कर देगा। तो अभी सेक्शन 442 में बताया गया रिहा कैसे किया जाएगा। अब इसमें बड़ा इजी सेक्शन और इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया। इसमें सेक्शन 436 में कहा गया कि जो बेलेबल धाराएं हैं उनमें, और सेक्शन 436 ए में कहा कि कितने दिन मैक्सिमम रखा जा सकता है। 437 में नॉन बेलेबल में मजिस्ट्रेट के समक्ष में प्रस्तुत होना है। 438 में उसको जो उसके प्रीवियस बेल लेनी है उसके बारे में कहा गया है। और 439 में कहा कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल पावर दिए गए हैं, जो नॉन बेलेबल में अगर उनको प्रार्थना पत्र मिलता है सफिशिएंट ग्राउंड पर बेल पर छोड़ने के लिए। 440 में कहा गया कि अमाउंट जो है कम से कम होना चाहिए जो श्योरिटीज का है, और उनको भरना है, भर करके देना है। 441 में कहा है कि जो श्योरिटीज हैं उनमें डिक्लेरेशन होना चाहिए, और 441 में डिक्लेरेशन ऑफ श्योरिटीज की बात करी गई। और 442 में कहा गया कि उससे जब जैसे ही मिलेंगे वैसे
को रिहा कर दिया जाएगा, उसको कस्टडी से मुक्त कर दिया जाएगा। तो अभी सेक्शन 436 से सेक्शन 442 तक इजी वे में समझ आ गए होंगे। अभी इसमें और सेक्शन है कि बॉन्ड में कमी होगी तो क्या करेंगे, उनको कैसे निरस्त किया जाएगा, कैसे रिकॉल किया जाएगा, और अभी से आगे के सेक्शंस हैं, लेकिन सेक्शन 443 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।